ब्रेक के बाद स्वागत है और खबरों में बढ़ेंगे जहां यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का पूरा फोकस युवा वोटर्स पर बढ़ गया है। सरकार प्रदेश के करीब 7.5 करोड़ युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट बैठक में वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जाएंगे। करीब 400 करोड़ रुपए से नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का भी प्रस्ताव है। तो जन सेवा केंद्र 4.0 की नियमावली को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिससे आय, जाति और निवास जैसे दस्तावेज आसानी से बन सकेंगे। बीजेपी की ओर से 18 से 25 साल के नए वोटर से सम्मान बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंचे। लखनऊ पहुंचते ही वह अपने पुराने कॉलेज कॉल्विन तालकदार बता दें कि तालकदार कॉलेज गए, जहां छात्रों के संवाद सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में 20 जिलों के 120 विधानसभा क्षेत्रों से करीब 1500 विद्यार्थी, शिक्षक और प्राचार्य मौजूद रहे। ज्ञानेश कुमार ने छात्र जीवन की यादें साझा करते हुए कहा कि कॉलेज की सीख जीवन में बहुत काम आई। उन्होंने युवाओं को सफलता के साथ मतदान के महत्व का भी संदेश दिया। जब भारत का चुनाव आयोग लोकसभा के चुनाव कराता है तो कितना बड़ा होता है, थोड़ा वो अंदाज भी मैं आपको देता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी सरकार कौन सी? दुनिया की सबसे बड़ी सरकार फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 65 लाख लोग काम करते हैं। कितने लाख लोग काम करते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी जिसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, वॉलमार्ट, 20 लाख। कितने? 65 और 20 कितने होते हैं? उसका दुगना कितना होता है? 1,70,00,000। और 10 लाख आप लोगों से उधार भी लेता हूं। तो जब लोकसभा का चुनाव कराते हैं तो भारत का चुनाव आयोग इस पृथ्वी की सबसे बड़ी संस्था बन जाता है और उसके साथ 1,80,00,000 लोग काम करते हैं। साथ ही आयोग की विभिन्न पहलों, नवाचारों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। आशा है कि इस प्रदर्शनी और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगे होंगे। आज के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा ओवरव्यू ऑफ इंडियन इलेक्शंस, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। डीजी मीडिया श्री आशीष गोयल जी द्वारा ELC एंड वोटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं यूपी में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को संदिग्ध और संक्रमित मरीजों की नियमित निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर तत्काल इलाज उपलब्ध कराने को कहा गया है। अस्पतालों में जांच, दवाओं, उपचार और जरूरी संसाधनों की लगातार समीक्षा की जाएगी। गंभीर मरीजों की समय पर पहचान कर उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा देने पर भी जोर दिया गया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने, अफवाहों से बचने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर समय से डॉक्टर से सलाह लेने की अपील की है। साथ ही मौसमी बुखार को लेकर भी अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा गया है। और अब बात मौसम की करेंगे, जहां यूपी में लगातार बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं। प्रयागराज समेत 16 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 19 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 92 गांवों में फसलें प्रभावित हुई हैं और 26 गांव टापू बन चुके हैं। बलिया में सरयू का पानी बढ़ने से करीब 100 परिवार फंस गए हैं, जिन्हें एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। मथुरा, नोएडा और लखनऊ में भी जल भराव से परेशानी बढ़ी है। ललितपुर में पुल पार करते समय एक युवक की बाइक ही बह गई, हालांकि वह बच गया। बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत की भी सूचना सामने आ रही है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। और अब खबर बदायूं से है, जहां मूसलाधार बारिश के बीच सिविल लाइन थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने ड्यूटी की मिसाल पेश की है।
नौशेरा बाईपास पर जलभराव और बढ़ते ट्रैफिक के बीच एसएचओ खुद सड़क पर उतरे और यातायात व्यवस्था संभाली। कांवड़ियों की यात्रा में कोई बाधा न आए, इसके लिए वह लगातार बारिश में भीगते हुए ट्रैफिक सुचारू कराते रहे। कांवड़ियों और राहगीरों को सुरक्षित निकालने में पुलिसकर्मी जुटे रहे। इस दौरान किसी राहगीर ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग एसएचओ के कर्तव्यनिष्ठा की तारीफ कर रहे हैं। और खबर बागपत से है, जहां रटोल नगर पंचायत अध्यक्ष जुनैद फरीदी ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा पदभार संभाल लिया है। फरीदी अपने समर्थकों के साथ नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। फरीदी ने कहा कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से उन्हें फिर जिम्मेदारी मिली है। दरअसल नगर पंचायत चुनाव में जीत के बाद जुनैद फरीदी पर विपक्षी हाजी मुंतजिर ने गलत दस्तावेज और तथ्य छिपाने के आरोप लगाए थे। निचली अदालत के आदेश के बाद फरीदी को पद छोड़ना पड़ गया था और मुंतजिर ने जिम्मेदारी संभाली थी। अब हाई कोर्ट ने वह आदेश रद्द कर दिया है। फरीदी ने कहा कि विकास, शिक्षा और चिकित्सा उनकी प्राथमिकता रहेगी। चाचा सबका आ जाएगा, टेंशन मत लो। जनता की भलाई के लिए और विकास के लिए, उसमें भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमेशा जिस तरह से आप हमारा सच्चाई का, ईमानदारी का और शरीफ लोग और अच्छे लोगों का साथ अपने देते रहें, अपने तासुरात, अपनी प्रक्रियाएं समय समय पर करते रहें, वो उसी तरह से करते रहेंगे। वहीं लखनऊ के सिविल अस्पताल के पास पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। अस्पताल के सामने सड़क किनारे लगी दुकानों और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। पुलिस के मुताबिक अतिक्रमण के कारण अस्पताल के सामने अक्सर जाम की स्थिति बनती थी, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी होती थी। सिविल चौकी प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई की। अभियान के दौरान दुकानदारों को दोबारा सड़क पर अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई। पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुचारू रखने की भी बात कही है। कुछ भी नहीं रहेगा, कोई गंदगी नहीं रहेगी। खाली करिए, एहसास दबाइए ना यहाँ से। वहीं लखीमपुर खीरी निघासन वन रेंज में बता दें कि वन विभाग ने एक साथ 2 तेंदुओं को पकड़ लिया। मंगलवार सुबह उत्तर और दक्षिण निघासन रेंज में लगाए गए अलग अलग पिंजरों में दोनों तेंदुए कैद हुए। हीरालालपुरवा में बकरे के जरिए एक तेंदुआ पिंजरे में आ पहुंचा, जबकि दूसरा बिलराया की बथुआ बीच में प्रधानपुरवा के पास पकड़ा गया। लगातार तेंदुओं की दस्तक से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। बता दें कि दोनों के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग दोनों तेंदुओं को स्वास्थ्य परीक्षण कराएगा और अधिकारियों के निर्देश पर उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वहीं लखनऊ के पारा क्षेत्र से पकड़ी गई भैंसों की नीलामी के विरोध में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अनीस राजा के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं और पशुपालकों ने नीलामी रोकने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जुर्माना लेकर भैंसों को छोड़ा जाए। इस दौरान नगर आयुक्त और मेयर के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। नगर निगम के त्रिलोकीनाथ हाल में बता दें कि भैंसों की नीलामी की कार्रवाई जारी है। इसके लिए 21,000 रुपए बेस प्राइस तय किया गया है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहा। वहीं सहारनपुर के मोहंड के ऐतिहासिक मार्ग को लेकर ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। मार्ग बंद होने के मामले में विधायक उमर अली खान ने संज्ञान लिया है। वन विभाग के गेस्ट हाउस में विधायक, ग्रामीणों और अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में स्थानीय ग्रामीणों के आवागमन के लिए मोहंड मार्ग खोलने पर सहमति बनी। हालांकि बाहर के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वन क्षेत्र अधिकारी लव सिंह ने भी स्थानीय लोगों को राहत देने की बात कही है। लंबे समय से रास्ता खोलने की मांग कर रहे ग्रामीणों में अब खुशी का माहौल है।
समस्या थी हमारे क्षेत्र की, खासतौर से कुछ हमारे गुजर भाइयों की थी और कुछ ये मेन जो हमारा पुराना रोड था देहरादून रोड, मोहन देहरादून रोड, इसके मामले में थे। क्योंकि मामले में आज अपन अधिकारियों से बात की इस मामले का शुक्र है, इसका पॉजिटिव इसका एक हल निकल गया। ये अभी अधिकारी से हमारी बात हुई है कि जो मोहंड के इलाके के लोग हैं और मोहंड के आसपास के इलाके के लोग हैं, उन लोगों को किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, उन्हें ना रोका जाएगा। वो देहरादून चाहे इस रोड से जाए, इस रोड से जा सकते हैं, मेन हाईवे से जानते हैं, मेन हाईवे से जा सकते हैं, वो उनकी इच्छा के ऊपर। हाँ, बाहर वालों के लिए हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्षेत्र के जो लोग हैं इनको परेशान ना किया जाए, वो हमने कह दिया। वो किसी के अंडर में हो, रास्ता बंद नहीं हो, जो रास्ता चलता आ रहा है वो रास्ता चलता रहेगा। ठीक, ये क्लियर है। वो दो बिंदुओं पर हम चर्चा के लिए इकट्ठा हुए थे। पहला तो जो हमारे वन गुजर रह रहे हैं जंगल में, उनकी कुछ समस्याएं थी, उनको लेके वन विभाग, माननीय विधायक जी और जो गुजर समुदाय के प्रतिनिधि थे उनके साथ एक साथ चर्चा हुई। और दूसरा बिंदु था जो ये पुराना हमारा देहरादून सहारनपुर मार्ग था, चूँकि वो बंद हो गया और नया एलिवेटेड कॉरिडोर चालू हो गया है, तो कुछ मोहन गांव के लोगों की समस्या थी कि इसको पुनः चालू किया जाए। तो उस पर भी काफ़ी सार्थक चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि ये गांव वालों के लिए तो खुला है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनके लिए पूर्ववत ही रहेगा और वो जो मेन एलिवेटेड कॉरिडोर है उससे यात्रा करें। और ये एट द एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर हो जाना है और उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही रेगुलेट करेगा। वहीं कोतवाली देहात पुलिस ने डकैती की साजिश रचने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपी एक सराफा कारोबारी को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 3 कारतूस, प्लास सब्बल और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कारोबारी के घर और गतिविधियों की रेकी की थी। गिरफ्तार 6 आरोपियों में 3 का आपराधिक इतिहास बताया गया है, जबकि 2 हिस्ट्री शीटर है। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो यह सूचना प्राप्त हुई कि मील कॉलोनी मोड़ के पास कुछ लोग एकत्र हैं एवं वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जाकर के 5 अभियुक्तों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 तमंचे एवं 3 कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही घटना पर जाने में जो वाहन उपयोग किए जाने थे वो 2 मोटरसाइकिलें भी इनके पास से बरामद हुई हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने कस्बे के एक बड़े व्यवसायी रवि ज्वेलर्स के यहाँ रेकी की थी। इसमें इनकी मदद ये शहर के ही रहने वाले एक अन्य सराफा व्यवसायी जिनका नाम रंजीत है, जो बैटगंज के रहने वाले हैं, उनके द्वारा इनको यह बताया गया कि रवि ज्वेलर्स के यहाँ सोना चांदी के आभूषण रखे हुए हैं एवं प्रतिदिन सुबह लगभग 4 बजे वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। उस समय उनके इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है एवं उनके घर से सोना चांदी के आभूषण जो हैं वो ले जाए जा सकते हैं। साथ ही जो व्यवसायी हैं ये आपराधिक षड्यंत्र में इनके साथ शामिल थे। सभी 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है, 2 HS हैं और एवं इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग भी पंजीकृत है। वहीं अमरोहा के गजरौला में फौजलपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास मंगलवार सुबह स्कूल बस ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा चालक और एक छात्रा घायल हो गए। ई रिक्शा में 6 छात्राएं सवार थी। टक्कर के बाद ई रिक्शा सड़क किनारे खोखे से टकराकर रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घायल छात्रा स्वाति और चालक संदीप को CHC में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने स्कूल बस में परिचालक नहीं होने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये फाटक पर हम आ रहे थे, स्कूल के पास घुमा रहा था वो, होने दिया, उन्होंने रोक ली, फिर एकदम उन्होंने चलाई, अगली वाली साइड रखकर हमारी गाड़ी मुड़ गई, एकदम पलटी तो ही नहीं, ऐसे एकदम नाली की तरफ मुड़ गई, वो खोखे में जाकर रुक गई। इनके लगी पाँव में, अगला उनकी गलती थी, सब वहीं जो गए थे 5 फुट गलती इसलिए बस वाले की। कौन सी स्कूल बस चलाते हो? कारमेल। अच्छा, कैसा हुआ हादसा हुआ है? ये जैसे मतलब घुमाई, वैसे ये म्यूरी लेकर आ रहा था, फाटक पे जल्दी में था, मैं घुमा रहा था, टाइम हो रहा था स्कूल का। नहीं तो देखा मैंने दूसरी साइड में देखूंगा, कंडक्टर थोड़ी है कोई बस में, भाई दूसरी साइड में देखूंगा। मैं लिया इस हादसे में कितने लोगों को चोट आई है? एक लड़की का पैर चाहिए। अच्छा, होगा लोग कह रहे हैं आपसे ब्रेक मिल लगे बस के? हाँ जी, ब्रेक कैसे लगेंगे सर? वो तो कह रहे हैं आपने खंती बाढ़ दी पूरी म्यूरी को। खंती लगेगी तो खंती में होके दौड़ में जाएगी। जब स्पीड से कोई चीज टकराएगी। वैसे ये बताओ, बस से परिचालक होना चाहिए ना? होना चाहिए परिचालक तो
मैं ही हूँ। वहीं इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हरदासपुरा गांव में खेत की रखवाली करने गए युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान उदय सिंह के रूप में हुई है। सुबह ग्रामीणों ने युवक को खेत में पड़ा देखा और परिजनों को सूचना दी। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने किसी से रंजिश होने से इनकार कर दिया है। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। हमारे बहनों के भाई थे छोटे वाले, तो ये खेत पे शाम को गए थे घूमने। जंगली जानवर आते हैं रखाने के लिए, तो शाम तक 9-10 बजे तक इंतजार किया। फिर रात को ये लोग ढूंढते रहे, नहीं मिले। सवेरे डेड बॉडी पड़ी मिली रोड के किनारे। ये शाम को करीब 8-9 बजे की बात है। ये घटना थाना सिविल लाइन ग्राम हरदासपुरा की घटना है। तो ये व्यक्ति को लाया गया है, परीक्षण द्वारा उसकी घोषित कर दिया है। परिजनों ने बताया अनुसार ये कल शाम से घर से लापता था, तो यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में से जलाकर लाया, चेक करके उसको घोषित कर दिया। बाकी सबको सगरा रखवा दिया है, बाकी आगे की प्रक्रिया जारी। वहीं कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में बाइक की टक्कर से पैदल जा रहा 22 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा मथौली रामकोला मार्ग पर दुबौली एकला आम के पास हुआ। घायल युवक की पहचान विकास उर्फ गट्टू मधेशिया निवासी कुसमाहा के टोला चकिया के रूप में हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल सीएससी रामकोला पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। वहीं हरदोई के हरपालपुर के गलौली गांव स्थित समेलियन विद्यालय में करीब 5 से 6 फीट लंबा जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप को स्कूल के एक कमरे में देखकर शिक्षक और बच्चे घबरा गए। स्कूल में सोमवार को 55 बच्चे मौजूद थे। शिक्षकों ने बच्चों को सुरक्षित किया और ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। ग्रामीणों के मुताबिक टूटी बाउंड्री वॉल और झाड़ियों के कारण बारिश में सांपों के स्कूल में आने का खतरा बढ़ गया है। सवेरे से परेशान लड़का चलो फोटो खींच लेगा। वहीं बदायूं के दातागंज सीएससी के मुख्य गेट पर जल शक्ति मिशन की खुदाई और सड़क पर पड़े मलबे से अस्पताल की आवाजाही बाधित हो गई है। मलबा ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली गेट पर फंस गई, जिससे एम्बुलेंस भी रास्ते में अटक गई। एम्बुलेंस में प्रसूता के फंसे होने से परिजन परेशान होते रहे। रास्ता बंद होने पर परिजन प्रसूता को एम्बुलेंस से उतारकर पैदल अस्पताल के अंदर ले गए। घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्था और विभागीय लापरवाही पर अब सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।